नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं भूकंप आता है तो उसके झटके दूर तक महसूस किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सियासी भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई तक महसूस किए जा रहे हैं। उद्धव गुट कह रहा है कि जीती हुई पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से सबको सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास कतई ठीक नहीं होता और कांग्रेस के पर सबसे बड़ा प्रहार किया है उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले अपने कपड़े तैयार करके राजभवन का रास्ता नापते रह गए और बीजेपी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिनके साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक तानेबाने को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा पहली बार कहा है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल है। लेकिन हरियाणा में ऐसी साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जवान और किसान ने। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की हार, अपनों का वार। क्या वाकई कांग्रेस जो है वो भारत के ताने बाने को समाप्त करना चाहती है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार बोले हैं। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पर चौतरफा वार की सीरीज जारी है, लेकिन सबसे घातक वार खुद इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से हो रहा है। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के विचार सुनिए, जिनके साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली है। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। उद्धव गुट से लेकर आम आदमी पार्टी तक, लेफ्ट से लेकर शरद पवार गुट और टीएमसी तक कांग्रेस को चौतरफा लताड़ पड़ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। India bloc parties could not have proper seat sharing arrangement, could not have united campaign. उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया, जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते। मामला अब तू मैं तक पहुंच चुका है। सभी दलों को एक साथ लेकर कांग्रेस हरियाणा में लड़ी होती तो हरियाणा में भी बीजेपी को हराया जा सकता था। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, अपनी कमी को देखकर उसको सुधारने की आवश्यकता है। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में। हम सबने देखा कि हुड्डा जी ने ड्यूरिंग अलायंस टॉक्स, बिफोर अलायंस टॉक्स आम आदमी पार्टी को लेकर कितने आपत्तिजनक बयान दिए थे। अगर हम अच्छे ढंग से लड़े, दलित वोट है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो मुस्लिम इंतजार में बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। हरियाणा का नतीजा देखते ही अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन हम आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का अभी कोई गठबंधन के साथ कोई इस तरह की बात अभी तो हुई नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की हार, अपनों का वार।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हरियाणा में भूकंप के बाद कांग्रेस को झटकों का विश्लेषण। आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। देश के लोकतंत्र, अर्थतंत्र यानी इकोनॉमी और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश में कांग्रेस शामिल है। यह बहुत बड़ा आरोप है और आज इसके सत्य और तथ्य भी हम आपको दिखाएंगे। झटका नंबर 2, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, शरद राव पवार गुट, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ कांग्रेस पे अटैक किया है कि कांग्रेस अपनी हार की खुद जिम्मेदार है। और कांग्रेस कह रही है कि ऐसी दोस्ती भी क्या है कि एक दिन हम हारे और अगले दिन से वार शुरू हो गया। झटका नंबर 3 क्या है? विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ राहुल गांधी के बयान कांग्रेस पर बहुत भारी पड़े हैं। किसानों, जवानों और पहलवानों पर 3-4 महीने में बनाया गया नैरेटिव औंधे मुंह गिर गया है और इसका नुकसान उत्तर प्रदेश तक जाएगा। बाई इलेक्शन में भी इसका नुकसान होना तय है। राजस्थान के भी बाई इलेक्शन में इसका नुकसान होना तय है, ऐसा माना जा रहा है। किसानों और जवानों और पहलवानों वाला। अब झटका नंबर 4 जो कि महत्वपूर्ण है। यूपी उपचुनाव के लिए बिना कांग्रेस से बात किए सहमति बनाए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने कहा, बोला यह कतई ठीक नहीं है। कांग्रेस का अपना एक बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश के अंदर और आज अगर 37 सीटें दिख रही है समाजवादी पार्टी के खाते में तो वो कांग्रेस की वजह से है। अब ऐसा कांग्रेस मान रही है। आपने दिल्ली में एकला चलो का ऐलान कर दिया, हालांकि पहले भी अकेले लड़ते आए हैं, लेकिन लोकसभा में समझौता किया था, औंधे में गिरे दोनों दल। मैं बढ़ता हूं आगे। झटका नंबर 5 जो कि महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर गठबंधन बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस से अकेले ना हो पाए वाले नैरेटिव पर मुहर लगी है। सब दल कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन के साथ तो अच्छा करती है, अकेले बीजेपी के सामने नहीं खड़ी हो पाती है। अब महत्वपूर्ण बात और वो झटका नंबर 4, कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक साधने का ठप्पा और मजबूत हुआ है। उदित राज ने जो बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुसलमान तो तैयार बैठा है, थोड़ा दलित आ जाए तो हमारा खेल बन जाएगा। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर यूपी जैसे स्टेट के अंदर और बिहार जैसे स्टेट के अंदर मुसलमान वोट उनकी तरफ आ जाएगा तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विशेष प्रयास कर रही है कि मुस्लिम वोट उनके पास आए। इमरान मसूद को की जो उम्मीदवारी सहारनपुर से आई और उनको वो चुनाव जीत के आए तो कांग्रेस उनको बड़ा चेहरा बनाने में लगी है वेस्टर्न यूपी के अंदर, जो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन कांग्रेस अपने गेम प्लान के तहत काम कर रही है, यह बड़ा सवाल है क्योंकि मुसलमान वोट एक मुश्त अब कांग्रेस को जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को देश विरोधी बताकर पीएम मोदी ने आने वाले चुनावों का एजेंडा तय कर दिया है, यह आज का बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ आज की इस चर्चा में सतीश के सिंह, राजकुमार भाटी, आनंद दुबे मेरे साथ हैं, रीना गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन ऐसा कौन करता है, आनंद दुबे की एक दिन पहले दोस्त हारे तो दूसरे दिन ही आप लोग कह दें कि ये तो लायक ही थे हारने के? अमीश भाई नमस्ते। संत कबीर दास के कुछ दोहे बोलता हूं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनमें कोई कमी रह गई, कोई खामी है तो हम उनकी आलोचना करके उसे दुरुस्त करेंगे। दुश्मन को थोड़ी जाएंगे उसकी आलोचना करके बताने। नाना पटोले कह रहे हैं कि ऐसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ऐसे सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। नाना पटोले ने ये बोला। नहीं, अगर वो हमारे मित्र हैं, कुछ कमी रह गई, कुछ रणनीति में और जयराम रमेश कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल हम ही थे पूरे ऑपोजिशन के अंदर। और उदित राज कह रहे हैं कि मुसलमान वोट हमारी तरफ है भाई, अगर थोड़ा दलित आ जाए तो खेल बन जाएगा महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक। अमीश भाई हम यही बोल रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे तो 48 और 37 है। 6 सीटें कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाकर बीजेपी को हरा दी होती तो बीजेपी पहुंच जाती 42 पर और कांग्रेस पहुंच जाती 43 पर। बाद में सरकार कौन बनाता नहीं बनाता वो अलग विषय है, लेकिन ये कोई कांग्रेस की करारी हार नहीं है। कहीं न कहीं चूक हुई है। अगर मित्र पक्षों को मिला लेते, जैसे जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बन के लड़े, वैसे अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी को, शिवसेना को, राष्ट्रवादी को, आम आदमी पार्टी को और भी दलों को मिला लेते तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था।
यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अति उत्साह, अति आत्मविश्वास में कहीं कहीं कमजोर रह गई। मतलब आप और लोग चाहते हैं कि कोई चुनाव ना लड़े, बीजेपी अकेले सामने हो और हम बीजेपी का पॉलिटिकल शिकार करें और उस एक तरह से पॉलिटिकल शिकार करें। हरियाणा के अंदर बीजेपी अकेली होती, हम पांचों आते और बीजेपी को मारते, यानी पॉलिटिकली मारते और हम चले जाते, पॉलिटिकली शिकार करते और चले जाते। अमीश भाई, अलग-अलग राज्यों की अलग परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस बीजेपी कहां अकेले है? अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट का महाराष्ट्र हरियाणा में है क्या? मैं वही कह आज रहा हूं कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी की हैसियत क्या है हरियाणा के अंदर। आज आम आदमी पार्टी आके दिखा रही है, सुधांशु त्रिवेदी, सब एक साथ आएंगे तो आप निपट जाएंगे, और ये इन्होंने करके भी दिखाया है कुछ राज्यों में। आपको अकेले घेरेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए, आनंद दुबे जी ने जब बात शुरुआत की थी तो मैं भी कबीर के एक दोहे से शुरुआत करता हूं। इंडी गठबंधन को एक दूसरे पे, भाजपा पे और चुनाव आयोग पे, इन सब पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। कबीर का दोहा याद करिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय। इंडिया गठबंधन को ये सोचना चाहिए। कारण क्या है? ये मतलब की यारी थी, ये राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ का गठबंधन था। तो जैसे ही मौका मिलेगा, मतलबी यार किसके, मतलब निकला खिसके, तो वो स्वाभाविक सहज है। अब मैं गंभीर बात कहता हूं, जो अभी उदित राज ने बोला, कांग्रेस गलत नहीं कर रही है। कांग्रेस बहुत समझदारी से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए चल रही है। हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है बताइए? किस सीट पे? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। कितने से जीते? 98,000 कुछ वोटों से। जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी 70-72 हजार से जीते हैं, यानी उनसे 1.5 गुनी जीत दर्ज की है। यह दर्शाता है जो उदित राज कह रहे हैं ना, मुस्लिम वोट आ गया। और मेवात के इलाके में 40,000 45,000 की जीत कांग्रेस ने हासिल की है। अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में इमरान मसूद जीते हैं, जो बोटी बोटी फेम वाले हैं ना, मोदी जी की बोटी बोटी काट, और उनको कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ा रही है। मैं अमीश जी अभी उसी पे आ रहा हूं। और आप देखिए कि लोकसभा में सबसे बड़ी जीत धुबरी सीट पे हुई थी, जब कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, राहुल गांधी के 3 गुना ज्यादा बड़े अंतर से। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह देख लिया है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक इन क्षेत्रीय दलों के पास चला गया था, उससे वो झटकने में सफल हो सकती है। कर्नाटक में उसने जेडीएस से झटक लिया था, आज जेडीएस हमारे साथ है, खत्म किया, और आज कर्नाटक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। तेलंगाना में टीआरएस खत्म हुई, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। आज हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। असम में एआईयूडीएफ फिनिश, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या होता है। बहुत स्वाभाविक सी बात है, यदि बसपा की तरह समाजवादी पार्टी का डाउनफॉल होता है तो कांग्रेस को है कि ये वोट तो मेरे साथ है, ये आगे हम पा लेंगे। तो कांग्रेस एक लॉन्ग टर्म सोची समझी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग वही वोट बैंक जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन साथ आया था, वही वोट बैंक पे वो सटीक नजर रखे हुए। बाकी दलों को देखना है और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन आनंद दुबे, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में है? अमीश भाई, नहीं, आनंद दुबे, आंसर माय क्वेश्चन इन 5 सेकंड। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में। क्यों नहीं? बिल्कुल वाजिब बात, बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। अब भारत में जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कहां होगी? रखना पड़ेगा। नहीं, और आपको लगता है आपने, क्योंकि भारत हिंदुओं की तो जाति बहुत बताई जाती है, कभी मुसलमानों की जाति पूछी है आपने क्या, या आपकी पार्टी के किसी नेता ने? नहीं, तो उनकी नहीं करेंगे जनगणना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पूछी है क्या? करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है क्या की करवाना चाहते हैं? अरे भाई, उनकी भी करवाइए ना। नहीं, पूछी है क्या? अरे तो मैं वही आपने पूछी है, पूछी है क्या? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने पूछी है कि मुसलमानों, मैंने तो हिंदुओं की भी नहीं पूछी, मैंने तो हिंदुओं की भी नहीं पूछी जाती। तो पूछिए ना, मैंने तो हिंदुओं की भी नहीं पूछी। मेरे को क्या मतलब पता है भाटी जी कौन है और दुबे जी कौन है और त्रिवेदी जी कौन है और सिंह साहब कौन है यहाँ पर बैठे? आगे नहीं लाना चाहते? वो कोई भी हो, वो इंसान तो है, हमारे देश का नागरिक तो इंसान की बात करिए। वंचित है तो इंसान की बात तो कर रहे हैं। जो इंसान पिछड़ गया हो उसको कैसे ढूंढेंगे? तो मैं कह रहा हूँ मुसलमानों में पिछड़े नहीं है क्या? अरे तो मुसलमानों में पिछड़े नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग? सिख में भी होंगे, ये जो अंग्रेज सिखा के चले गए उसी की बात होती है सिर्फ। सबको पूछिए ना, ये तो किसका काम है? केंद्र में बैठी सरकार का काम है ना कि विपक्ष से पूछेंगे सवाल। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू खुद ही जाति में बटा हुआ है,
हिंदू खुद ही जाति में बटा हुआ है। आप लोग भी तो बढ़ चढ़ के बताते हो, वो फलाना ओबीसी, फलाना दलित, आप लोग ही तो बताते हो। साहब कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, आपकी बात सही है जी, आपकी बात सही है सुधांशु त्रिवेदी। ये खेल सारा का सारा, ये खेल सारा का सारा राजनीतिक है सुधांशु त्रिवेदी। ना मैं बताता हूं, हमारे लिए सामाजिक न्याय, सभी जातियों को समान रूप से आगे लाने का पिछड़े वर्ग की जातियों का एक अभियान है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए ओबीसी जातियों को सोचिए। बिहार में 4, सुशील मोदी जी, हमारे सम्राट चौधरी जी, तारकेश्वर जी और रेणुका देवी जी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ में अरुण साव और अभियान नायाब सैनी जी। 1 दर्जन बनाए हैं, 1 दर्जन। और इनमें से सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती, मोहन यादव और बाबूलाल गौर को छोड़ के 10 अलग अलग जातियों के और देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। और इनमें से कोई भी हमने सब जातियों को सम्मान और स्थान दे के बनाया है, जातियों में घमासान पैदा करके नहीं बनाया है। इन्होंने किसी को स्थान नहीं दिया। बताए हरियाणा में आज तक कोई ओबीसी सीएम हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, ये जाति का जहर, ये जाति का जहर जो प्रधानमंत्री ने जो बात बोली कि कांग्रेस का एक भी नेता, विपक्ष का एक भी नेता कभी भी कहीं भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है ये नहीं पूछता। जब हिंदू समाज की बात आती है तो उनकी चर्चा जाति से ही शुरू होती है। ये क्यों बोला प्रधानमंत्री ने? 30 सेकंड। नहीं, मैं एक बात 30 सेकंड में नहीं, बहुत अच्छी तरीके। कारण जानते क्या है? बड़े पिछले दरवाजे से किस ढंग से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगानी है। पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को मुस्लिमों ओबीसी बनाया, उसमें 85 मुस्लिम। और जब ओबीसी आयोग ने पूछा, चूंकि मोदी जी ने उसका संवैधानिक दर्जा दिया है तो हैसियत हुई पूछने की, ताकत मिली पूछने की, तो जवाब नहीं दे पाई बंगाल की सरकार। और मैं बताना चाहता हूं, सारे दर्शक चेक करें, 10 मई 1950 को जब भारत सरकार ने एससी के रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी किया लॉ मिनिस्ट्री ने, उस समय लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उसमें साफ लिखा हुआ केवल हिंदू एससी को मिलेगा। और सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में रिकमेंडेशन की गई कि मुस्लिम एससी को मिलना चाहिए। और एससी, मुस्लिमों के हालात एससी जैसे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर के मंतव्य को ध्वस्त करके एससी रिजर्वेशन में, जैसे ओबीसी में तो मुस्लिम को घुसेड़ दिया, एससी में घुसेड़ने का प्रयास था। और वही किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में साफ, अलीगढ़ में साफ, कश्मीर में साफ, और 19,000 से अधिक एक साल में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। विवेक श्रीवास्तव एज अ पॉइंट, विवेक श्रीवास्तव, एक फैक्ट गलत बोला हो तो बताइएगा। विवेक श्रीवास्तव, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू। विवेक श्रीवास्तव, आप इंडिया, क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है और जो विपक्षी दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, उसके मायने क्या है? देखिए, पहली चीज तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी फॉरेन ताकतों के साथ मिली हुई है और एक गलत खेल देश के खिलाफ हो रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनको नहीं कहना चाहिए था। ये हो गया। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। जैसा कि शिवसेना के प्रवक्ता ने अभी कहा, कांग्रेस मित्र दल है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस की, कांग्रेस से उम्मीदें हैं सबको, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हो, क्योंकि सबसे बड़ा दल इस मुल्क के अंदर पिछले 70-75 साल से कांग्रेस आया है। तो सब चाहते थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और बड़ी सीटों के साथ वो आगे आए। जब ऐसा नहीं हुआ तो हम सब डिसअपॉइंट हुए। उस डिसअपॉइंटमेंट में ये चीजें बोली जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस साथ नहीं है और शिवसेना अलग हो जाएगी और लेफ्ट अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए ये गठबंधन बना था, कांग्रेस उसका अभिन्न अंग है, आगे भी रहेगा। हमें दुख है इस हार का, और इसी की वजह से लोग, आम आदमी पार्टी वाले हों चाहे कोई भी हो, लोग उसको एक राय दे रहे हैं। हाँ, कॉमरेड डी राजा ने सही कहा, अगर ठीक से शायद सीटों का गठबंधन हो जाता, अन्य पार्टियां उसमें सम्मिलित होती। अब तो हम सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट आता। इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप चाहते हैं बाई इलेक्शन में ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें दे यूपी के अंदर? नहीं, देखिए जो इंडिया अलायंस बना था, प्राइमरीली तो हम लोग लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो फिर ये तो विधानसभा का चुनाव था, इस पे क्यों रो रहे हैं फिर? राज्यों को नहीं, रो नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से रोना ही हुआ है ना। ये तो कभी ईवीएम, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। नहीं तो अब भाई देखिए, अगर कांग्रेस की भी अपेक्षा है कि अखिलेश यादव हमारे बड़े नेता हैं और तीसरी बड़ी पार्टी है, बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, मिलकर के चुनाव यूपी में लड़ा गया था, बहुत बड़ा मैसेज देश के लोगों ने दिया
इस अलायंस को, और बीजेपी की एक तरीके से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई, तो एक्सपेक्टेशन तो कांग्रेस की भी जायज है। उस प्रेम के कारण जो इंडिया अलायंस में सभी पार्टियों का है, प्रेम है। तो कुछ एक हमें भी सेकंड, दिया अब जाए। मैं प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, देखिए ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये बहुत प्रेम की बात करते हैं। राजकुमार भाटिया, आप प्रेम ही नहीं दिखा रहे इनके ऊपर। मतलब आपने एक तरफा सीटों का अनाउंस कर दिया, बोला 6 की 6 पे लड़ रहे हैं हम। मतलब प्यार दिखाइए, बेचारे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं प्यार दिखाइए। अखिलेश यादव बड़े नेता है लेकिन राहुल गांधी के जितने थोड़ी बड़े हैं। प्यार बरकरार है और 10 सीटों पर चुनाव होना, अभी हमने 6 पे ही तो प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस को हिस्सेदारी देंगे, सम्मानजनक देंगे, जितनी देनी चाहिए उतनी देंगे। ऐसे तो हमने लोकसभा में भी लेकिन किया था। कांग्रेस कह रही है कि हमसे डिस्कशन ही नहीं करा 6 उम्मीदवार उतारने से। हम अपनी सीटों पर उनसे डिस्कशन क्यों करें? जिन सीटों पर हमारे विधायक थे और जो हमारी सीट हैं उन पर डिस्कशन क्यों तो करें? कौन सी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस? ये तो हमने लोकसभा में भी पहले सूची जारी कर दी थी। मैं सीटों के नाम नहीं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा हूँ। कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस? ना तो मैं नाम बता सकता हूँ ना नंबर, लेकिन उन्हें सम्मानजनक सीटें देंगे। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी गिनवा रहे थे कि कितने ओबीसी मंत्री बनाए, कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितने गवर्नर बनाए। आज जो शोषित समाज के महानायक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, बहुत पढ़ी जाती है, चमचा युग। सुधांशु त्रिवेदी जी को वो जरूर पढ़नी चाहिए अगर ना पढ़ी हो तो। वैसा तो वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि किसी समाज से एक व्यक्ति को उठा के किसी सीट पर बैठा देना और उससे अपनी चमचागिरी कराए जाना, ये समाज को ताकत देने वाला नहीं होता। सवाल ये आपने कौन मुख्यमंत्री बनाया, किस चमचे को मुख्यमंत्री बना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये उस समाज के लिए आपने क्या किया। तो आपको लग रहा है जो ये बनाए हैं सब चमचे हैं? ये नहीं, मैं तो काशीराम जी की किताब का जिक्र कर रहा हूँ। वो सवाल ये है कि आप शिक्षक भर्ती में तो ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं। अगर आपने ओबीसी के 2 मुख्यमंत्री बना भी दिए और आपने लाखों ओबीसी के हक मार लिए, आपके राज्य में, आपके शासन में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आज ये हालत हो गई है कि हर भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। यू मेड योर पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इनकी आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है, इनकी दलित पिछड़ा पीडीए विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है, मनुस्मृति की अभी भी आप बोलेंगे मनुवादी पार्टी है? मनुवादी पार्टी है, 100% मनुवादी पार्टी है। जी। वो जो है किसी एक आदमी को उठा के बैठा देना और उससे अपने लिए काम कराया जाना। आपकी राय में मनु की सोच गलत थी? पूर्णतः गलत है। मनुस्मृति तो एक बहुत गंदा ग्रंथ है। उसमें बहुत घटिया बातें लिखी हुई हैं। ऐसे ग्रंथ को तो उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। ऐसे ग्रंथ का तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। वैसे तो इन्होंने जिंदगी में पढ़ी नहीं होगी, मेरा 1-2 बार इनसे सामना हो चुका है। ए भाई, जरा मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। ये मान्यवर काशीराम पे बहुत बोल रहे थे, जरा मैं बताता हूं, फोकस करिए। अब मैं बताता हूं क्या हूं। भाटी साहब, गंदा वंदा जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बताता हूं। ये मान्यवर काशीराम का साइन किया हुआ लेटर है, मई 31, 1995। वो क्या लिखते हैं? ड्यू टू कंटिन्यूइंग एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट and weaker scheduled tribes and weaker sections of society in UP by Mulayam Singh Yadav government. In view of this, we are withdrawing support. बताओ भाई। हाँ, बताता हूं। मान्यवर काशीराम का साइन किया हुआ लेटर, हाँ, बताता हूं, 31 जवाब मई देता हूं। 1995। अब सुनिए पूरी बात, पूरी बात। उसके बाद अब इतने पे नहीं हुआ है महोदय, अब सुनिए उसके आगे। फिर मायावती जी ने उसके बाद बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, यह शब्द प्रयोग किया, हमारे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमान करके पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे। अब सुनिए, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एससी यूपी में खत्म किया, और जो खत्म किया वो रेट्रोस्पेक्टिव किया। तो हजारों शेड्यूल कास्ट जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट कर दिए गए। और उसके बाद वो दौर आया 2007 में, जब दलितों की पार्टी ने नारा दिया उत्तर प्रदेश में कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नारा नहीं था। अब भैया आप बोलने लगते हैं SC ST मैं जवाब देता हूं, जवाब सुन बोले और चलनी भी बोले जिनमें 100 छेद। 40 सेकंड इसलिए मैं कहना चाहता हूं। सतीश केसिंग एंड रीना गुप्ता। वैसे सुधांशु जी ने जिस लहजे में मेरी बात कर, नहीं सुधांशु जी हो गया, कृपया मेरी भी सुन लें। जिस लहजे में उत्तर देना शुरू किया उससे स्पष्ट हो गया कि बड़े नाराज हो गए, अपसेट हो गए, क्योंकि मैंने इनकी असलियत बता दी। आपने जो उदाहरण दिए हैं, क्या उनमें से कोई सा उदाहरण मैंने बताई कागज सुन तो लीजिए सर, मैंने तो आपको शांति से सुना है।
मैंने तो बहुत प्यार से सुना आपको, मोहब्बत के साथ। बोलिए बोलिए। मोहब्बत की दुकान चलने दीजिए। या क्या जो आपने 3 उदाहरण दिए, इनमें से कोई सा उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, पिछड़ा विरोधी पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं किया। जो दो राजनीतिक पार्टियां एक ही जमीन पर चुनाव लड़ रही थी, उनके आपसी मतभेद को आप या आपसी टीका टिप्पणी को अपने लिए हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार जी के लिए क्या क्या कहा और नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या क्या कहा, यह राजनीति में चलता रहता है मान्यवर। अब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी लगातार पूरे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय कर रही है, उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मार रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, उन्हें नौकरियों से वंचित कर रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। अब आपने ये पूरी यूपी सेंट्रिक चर्चा हो रही है, लेकिन ये देखिए इसमें एक लाइन बोलना पड़ेगा। एक लाइन बस एक लाइन। भाटी जी, मैंने 3 फैक्ट बोले थे, आपने बगैर फैक्ट के बोला। फिर बताना चाहता हूं, इन्होंने सर्टिफिकेट क्या दिया? मायावती जी की जान बचाने हमारे उस समय के तत्कालीन भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी ने एलानिया कहा ये मेरा भाई है, और 1995 के रक्षाबंधन में उनसे राखी बंधवाई। ये था सर्टिफिकेट। फिर मैं भाटी जी कहता हूं, बुरी इसलिए लगती है जब आप जैसे संभ्रांत लोग जो सभ्यता से डिबेट करते हैं समाजवादी पार्टी के मुकाबले, पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। फैक्ट पे फैक्ट गिना रहा हूं। कौन सा झूठ बोला? क्या हुआ लेटर दिखा रहा हूं। कौन सा झूठ बोला ये और बता दें। आप दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण मेहमान हैं। आपने कहा ना कि हमने झूठ जी, लेकिन मैं फिर पॉइंट के ऊपर आता हूं। कांग्रेस के साथ ये जो खेल हुआ है, इसके बाद आम आदमी पार्टी भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है। सतीश जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले रीना गुप्ता के पास चला था। तो रीना गुप्ता, क्यों कांग्रेस को आप लोग एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपकी खुद हरियाणा में हैसियत क्या थी, हमारे बलबूते तो खड़े हुए। अमीश भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, पर अभी सुधांशु जी बहुत हिस्ट्री में जा रहे थे। बहुत आदत है भारतीय जनता पार्टी की बात बात पे मुगल और नेहरू जी तक जाने की, लेकिन अभी रिसेंट 2 एग्जाम्पल मैं दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी पार्टी है। देखिए, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी उनको नहीं बुलाया। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भी इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। इनके नेताओं ने आदिवासी बच्चों के चलिए, ये विषय तो हम कई बार रीना गुप्ता डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस ने सीटों में आपको नहीं बुलाया। आपने बोला अगर हम अब दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे तो हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। इसमें नई बात क्या कही? पिछला चुनाव भी अब कांग्रेस के बिना ही लड़े थे। वो तो अभी पीछे आपने एक अलायंस करा था, वो आपके अलायंस में आपको लाभ ही नहीं हुआ। उससे पहले भी आपने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई थी। आप और कांग्रेस तो एक टीम है, कभी एक साथ तो कभी अलग। अमीश भाई, देखिए, हरियाणा में जितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 10 साल का कुशासन था, और अगर कांग्रेस ने बड़प्पन दिखाया होता, मिलके चुनाव लड़ा होता, तो आज कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करती है और बीच में दुकान बंद करके विदेश चली जाती है। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। 24/7 मेहनत करनी पड़ती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आज बोला कि चाहे कोई चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2-3 पुराने चौधरियों के हाथ में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, और यही कारण है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। दिल्ली में देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन फिर भी लोकसभा ये बात आपको पता नहीं थी। ये जब 2 महीना पहले अलायंस करा था तो कांग्रेस से पता नहीं थी। वो तब तो आप लोग तर्रे कर रहे थे कांग्रेस अलायंस करे। आज आप कह रहे हैं कांग्रेस पुराने ढर्रे पे चल रही है, कांग्रेस तो पुरानी बातें कर रही है, लेकिन तब तो आप लोग चक्कर काट रहे थे कांग्रेस दफ्तर के कि कृपया करके अलायंस कर लीजिए। यही थे नहीं बात? सतीश जी, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अलायंस करने, एक सेकंड सतीश। अमीश भाई, अलायंस हम करना चाहते थे। इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए था, अलायंस करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और वही हम कह रहे थे कि मिलके हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं,
लेकिन कांग्रेस सतीश जी, जो कांग्रेस वो अपनी कहते दुनिया हैं में पुरानी जी रही थी, कहावत है, उन्होंने मेरे discussion दिन के करना बंद कर दिया। बदले तुम तो पूरे बदल गए। एक सेकंड सतीश जी, मैं तो देख सतीश जी रहा बहुत हूं। सीनियर है, तो सतीश जी मेरे दिन के बदले तुम तो पूरे बदल गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि 128 दिनों की जो कुंठाग्रस्त भारतीय जनता पार्टी थी, उसके पिछले 24 घंटे में और 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई जी। 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई है, पहली बात। और इस बैटरी चार्ज में मैं देख रहा हूं जो कांग्रेस के पुराने समकालीन कुछ नए वाले सारे साथियों के भी बैटरी चार्ज हैं। तो कांग्रेस तो कांग्रेसियों पे भी बैटरी चार्ज रखते हैं, इसमें सारे के सारे बैटरी जो है चार्ज करके कांग्रेस के तरफ लगा दिए। बात यह है कि अब चलेगा डबल डी, ट्रिपल डी चलेगा। डेमोलिशन और डेमोरलाइजेशन का ये जो है पूरा काम हो रहा है। किसको? इसमें कांग्रेस पार्टी को, कि भाई तुम अपना औकात में आओ, हमसे समझौता करो, अब तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है, 5 सीट हम तो कर ये दें। आम आदमी पार्टी क्यों आंखें दिखा रही है? भाजपा क्यों नहीं दिखाएगी? सब देखिए, इट कांग्रेस वर्सेस ऑल है पूरा सिस्टम। ये लोग गलत कहते हैं कि भाजपा वर्सेस ऑल है। ये सबसे बड़े राजनीति के विद्यार्थी वो अपने प्रोफेसर साहब हैं, कौन वो थे जानते प्रोफेसर? सुधांशु त्रिवेदी। और क्या? अच्छा। ये भाटी साहब, ये कांग्रेस वर्सेस ऑल का सिस्टम है। और जब मौका लगे तो अमित जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चला जाऊं, है वही सिस्टम जी। और कांग्रेसी भी अपने एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। क्या हुआ हरियाणा में? एक दूसरे को निपटाया है भाई, और सबको बोलने का मौका मिल जाता है। ये तो देखिए आनंद दुबे भी बोल रहे हैं, आप वो देखिए, अब वो भी हरियाणा पे पता नहीं कैसे बोलने लगे। मैंने देखिए, यही मौका का बात है। जिसकी 5 पैसे का वो औकात नहीं हो, वो भी कहे कि जी हम तो वहां के, हम हमारा ये वाले, ये तरीका है। और भाजपा ने, अच्छा, आम आदमी पार्टी की औकात थी हरियाणा की? तो सही बताइएगा, आप तो साफ बोलते हैं। अरे जब राहुल गांधी ने कहा कि एक समझौता होना चाहिए, नहीं हुआ है कि नहीं? 6 सीटें हारे हैं आम आदमी पार्टी की वजह से। अच्छा, तो ऐसे तो 25 सीटें हार गए सबके वजह से। मायावती जी ने भी कुछ हरवा। पर ये मतलब कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हम अकेले घेर लें और बीजेपी को निपटा दें। देखिए, कोई नहीं चाहता है। भाजपा ने जो जलेबी परस्ती है ना, जलेबी ऐसे ऐसे छान छून के, उसमें तो कांग्रेसी अपने जलेबी पार लेते हैं आपस में लड़ लोड़ के। जी। तो लेकिन ये जलेबी में भी फंस जाते हैं। मैं एक सवाल खाली सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, बिल्कुल। और मैं लगातार ये सवाल कह रहा हूं। ये कहते हैं अर्बन नक्सल देश को बांट रहा है, देश वालों से मिला हुआ है ये, और सामाजिक न्याय शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। आज क्या आपके मन से घोषणा फिर से करेंगे कि सामाजिक न्याय के लिए 12 मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जोड़ दिए? आप क्या घोषणा करेंगे आपके मन से कि कास्ट जाति जनगणना आरएसएस वालों ने भी कहा, आप घोषित करते हैं? करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुधांशु त्रिवेदी, आपको सबसे बड़ा तमका दीजिए, कर देंगे तो कहेंगे तो हम तो शुरू से पक्ष में सबसे बड़े खिलाड़ी आप हैं। देखिए, मैं सतीश जी के प्रति विनम्रता रखते हुए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूर्वाग्रह कैसे उभर के सामने आया? वो कह रहे हैं कि 128 दिन से जो भाजपा के मन की कुंठा थी। सर, अब बात पूरी हो जाए तब आप स्वयं निर्णय ले लीजिएगा, दर्शकों को निर्णय लेने दीजिएगा। आपने कहा 128 दिन से भाजपा में कुंठा थी और वो उभर के सामने आ रही। नहीं महोदय, 128 दिन से जो इंडी गठबंधन में कुंठा भरी हुई थी वो उभर के सामने आ रही है। सपा की भी, शिवसेना की भी, आम आदमी पार्टी की भी। इसलिए सतीश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुंठा मन में राखिए, बिन कुंठा सब सून, हरियाणा ने लगा दिया कितना गहरा चून। कितना गहरा चूना लगाया है और आपको समझ में नहीं आया है। इसलिए तो मैंने कहा 90% बैटरी चार्ज है, उभर के सामने आ रही है और आप हमसे कह रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने 1 दर्जन बता दिए। आप विश्लेषक हैं, इनसे पूछिए, परिवार के बाहर का एक बताएं। एक, मैं 1 दर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, एक ओबीसी बताएं अपनी जाति का जो परिवार के बाहर जिसको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ओके, राजकुमार भाटी, इसलिए इनके लिए जातिवाद, राजकुमार भाटी, जातिवाद के लिए जाति गणना है, हमारे लिए सामाजिक उत्थान के लिए। परिवार के बाहर कब गई समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ये फंसाने वाला सवाल है। वैसे एक प्रदेश की पार्टी है, एक प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री होता है। अब आप कहें कितनी जातियों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, कितने दर्जन मुख्यमंत्री बनाए हैं? हमारी पार्टी जब सत्ता में आई, हमारी पार्टी के जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री बने। तो इसमें इस तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
हम प्रयास कर रहे हैं कुछ दूसरे स्टेट में भी, लेकिन अभी तो हम उत्तर प्रदेश, हमें इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि हम ये घमंड करते ही नहीं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब अभी जो आप शुरू में दिखा रहे थे अमीश जी, मैं ये बात मैं कहना चाहता था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी जीत गई, तो ये नैरेटिव ध्वस्त हो गए, किसान का, जवान का, पहलवान का। तो क्या उत्तर प्रदेश में हमने इनकी सीटें आधी कर दी, हमारी 37 आई, इनकी 33 आई, तो क्या इनका हिंदुत्व का नैरेटिव ध्वस्त हो गया? बिल्कुल फिर तो विश्लेषण ये भी करना चाहिए। बिल्कुल फिर अब ये आगे नहीं उठाएंगे। बिल्कुल हुआ। आज मोदी जी क्यों कह रहे थे सवाल पूछा, आज मोदी जी क्यों कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ? मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा और माना मैंने उन लोगों ने माना ध्वस्त हुआ? नहीं, मैंने सवाल पूछा उनसे कि ये क्या हिंदुत्व का नैरेटिव ध्वस्त हुआ है कि नहीं हुआ? और आप याद करिए जब आपकी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बीजेपी चुनाव, उसके बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमें देखना होगा। अयोध्या में जरूर बीजेपी हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या इंसाफ हो गया है? ये भी नैरेटिव आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ये भी नैरेटिव आएगा। सुधांशु त्रिवेदी, एक प्रश्न है, इस बार आरएसएस ने बहुत मेहनत करी, 16,000 मीटिंग करी, जिसका ये नतीजा है। नरेंद्र मोदी की खुद पैनी नजर थी, अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे थे, चुपचाप आपने इतना बड़ा खेल कर दिया। देखिए, हम ईमानदारी से और गंभीरता से काम करते ही हैं। ऐसा पहली बार नहीं, वो मध्य प्रदेश भी गौन केस माना जा रहा था। और मैं आपको बताता हूं, हम लोग इतनी जमीनी आधार पे काम कर रहे थे कि 20,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए गए जो पिछले 6 चुनावों से हम लोगों ने नहीं जीते थे। तब उसमें से टारगेट किया गया कौन जीत सकते हैं, तो 12,000 टारगेट हुए जो बूथ जीत सकते हैं। मैं विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा हूं, और 12,000 में हमने 8,000 जीत के दिखा दिए। ये होता है साइलेंटली मेहनत से काम करना और ईमानदारी से जनता के लिए काम करना। 1,40,000 नौकरियां मिली, कोई नहीं कह सकता पर्ची खर्ची से। यहां असंध के विधायक बोल रहे थे पहली बार सरकार बनेगी हमारी, अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो एक कोई इनके नीरज कुमार जो थे वो विधायक प्रत्याशी बोल रहे थे, बस हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाएं, तुम केवल रोल नंबर दे देना, उसके बाद नौकरी की गारंटी हमारी। ये सब और यही राज्यों में होता भी था। नहीं है। तो जनता ने जो ईमानदारी से देखा उसके आधार पर। ठीक है, क्विकली। और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये सब वीडियो वायरल है, ये वाले कोई ऐसा नहीं कि केवल आरोप है। एक लाइन सतीश। देखिए, कल के धन्यवाद भाषण में विजयी वाला में प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी की टीम को बहुत सराहा। आपने आरएसएस की मीटिंग की बात कही, 16,000 हमने भी पढ़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी की टीम को सराहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी का पूछ लीजिए सुधांशु जी से। ओके। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो कहते हैं आरएसएस नाराज थी इसलिए हार गई। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, आरएसएस ने मेहनत की इसलिए जीत गई। और जब आरएसएस से कोई सवाल पूछा जाता है, हम तो गैर राजनीतिक हैं, हम राजनीति करते नहीं, हम तो सांस्कृतिक। सुधांशु त्रिवेदी, ये क्या खेल है? ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में बहुत सारी खबरें पक रही हैं। आरएसएस राजनीतिक है या नहीं है? राजनीति मीटिंग करती है कि नहीं करती है? बताता हूं। अब मैं बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। देखिए, आरएसएस ही एकमात्र संगठन है जो कहता है गैर राजनीतिक हूं, तो आरएसएस का कोई भी प्रचारक ना आज तक विधायक बना, ना चुनाव में मीटिंग करते हैं, चुनाव के लिए मीटिंग जो आया वो भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात नहीं, आप कह रहे हो गैर राजनीतिक है और चुनाव में मीटिंग करते हैं, ये कैसे गैर राजनीतिक है? सर मैं अरे पूरी बात तो होने दीजिए भाई, आप बीच में मत रोकिए मान्यवर। बीच में नहीं, आप गलत सुनिए। तो किसी हरियाणा के चुनाव में, हाँ क्लियर बता रहा हूं, उदाहरण देके बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट समझ में आएगा, फिर आपको पूरा उत्तर दूंगा। अब सुनिए, इसी हरियाणा के चुनाव में पहलवानों का आंदोलन हुआ, कहा गैर राजनीतिक है, और ऐसा झटका दिया सबको, दंगल में पछाड़ पछूड़ के, और खट्ट से जाके बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट राजनीति में पहुंच गए। ये बैठे हुए केजरीवाल जी कहे गैर राजनीतिक है, और मौका पाया इसको गिराया उसको गिराया, जाके बैठ गए कुर्सी पे। वीपी सिंह निकले, कहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट है, गैर राजनीतिक है, खटाखट गिराया, बन गए प्रधानमंत्री। सिर्फ संघ ने अगर आंदोलन चलाया तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कोई भी नेता बताइए जिसने जाके चुनाव लड़ा हो। श्री अशोक सिंघल जी ने, महंत नृत्य गोपाल दास जी ने, या महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने। उमा भारती भी थी राम मंदिर आंदोलन में, उमा भारती भी थी, हमारे विनय कटियार भी थे, सबने लड़ा। साध्वी रिदम्बरा भी थी, ऐसे साध्वी प्रज्ञा भी, हाँ साध्वी रिदम्बरा वो नहीं लड़ी। रीना गुप्ता भी कुछ कह रही है। मेरे भाई, दिल्ली सीएम आवास पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सीएम आवास को लेकर इस समय की बड़ी खबर है, दिल्ली सीएम आवास को सील किया गया है, यह बड़ी खबर है। सीएम आवास खाली करने और हैंडओवर मामले में सील किया गया है। रीना गुप्ता मेरे साथ हैं।
और ये बहुत बड़ी खबर है और बीजेपी ने इसकी शिकायत करी थी। आतिशी को अब तक सीएम आवास अलॉट नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी करी है। रीना गुप्ता, क्या कहना चाहती हैं आप? अमीश भाई, पिछले 27 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापस आने की कोशिश कर रही है। इस समय नवरात्रि का समय है, हम लोग दुर्गा माँ को और देवी को घर में बुलाते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का आवास सील करके उनका सामान बाहर फेंका है भारतीय जनता पार्टी ने। मां दुर्गा का शाप लगेगा, अगले 27 साल तक दिल्ली में वापस नहीं आ पाएंगे ये लोग। पूरे कानूनी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आवास खाली किया, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, उनको आवास। अच्छा, एलजी इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों? बड़ी खबर पीडब्ल्यूडी ही घर का असली मालिक है और वही कब्जे में लेता है। एलजी हाउस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और श्राप लगेगा देवी मां का, आपको मां भगवती का, मां दुर्गा का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं रीना जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री आवास में दूसरी पार्टी के सांसदों ने तो किसी राज्यों में आरोप लगाया होगा दुर्व्यवहार हुआ। आपकी पार्टी की महिला सांसद के साथ पिटाई हुई और मुख्यमंत्री आरोप है कि मुख्यमंत्री के परिवार वालों के इशारे पर पिटाई हुई। शायद वही देवी का श्राप है जो आपके ऊपर लगा है कि आज आप इस स्थिति में ऊपर हैं। और मैं कहना चाहूंगा ये तो वो पार्टी है। बड़ी खबर आतिशी ने खुद खाली किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतिशी ने खुद खाली किया है सीएम आवास और आतिशी मार्लेना को अलॉट ही नहीं हुआ था ये घर। ये अलॉट ही नहीं हुआ था। रीना गुप्ता, जब अलॉट ही नहीं हुआ था घर, तो वो घर में कैसे घुसी? पॉइंट नंबर 1। और सामान उन्होंने खुद निकाला है, ये खबर आ रही है अब। और सिक्स फ्लैग स्टाफ हाउस सीएम आवास है ही नहीं और अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। अलॉट चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, अलॉट तो कोई करेगा ना। अलॉट ही नहीं हुआ है तो कैसे रहने लग गई? मुख्यमंत्री जो दिल्ली का होता है वो उस आवास में रहता है, जो दिल्ली का एमपी तो होता है वो राजभवन में रहता है। तो जब वो दिल्ली की करंट मुख्यमंत्री हैं तो वो क्यों नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री आवास में? अरे पीएम लॉजिक हुआ। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पीएम आवास में रहेंगे, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के सीएम हाउस ही नहीं है ना, वो दिल्ली के एलजी है वो सीएम हाउस ही नहीं है। यही तो पीडब्ल्यूडी कह रही है वो कि वो सीएम हाउस ही नहीं है, ये खुद से बना लिया आप लोगों ने सीएम हाउस। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, टेक्निकली सीएम हाउस नहीं है सुधांशु भाई, यही समस्या है। वो टेक्निकली सीएम हाउस नहीं है, इसलिए अगर आप गैर सीएम हाउस में कहीं रहेंगे तो वो अलॉट होना चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री वरना केजरीवाल, अरे सुनिए अमीश जी एक बात, वैसे आज देखिए कितना सुंदर दृश्य देखना पड़ता है। 10 सेकंड में तो आप इस तरह से बस देखिए हथकंडे अपनाते हैं। क्या लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। आज क्या सुंदर दृश्य देखने को मिला। जो पार्टी कहती थी मैं मकान नहीं दूंगा, मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मैं वैगन आर गाड़ी पे चलूंगा, जो सिक्योरिटी रहूंगा, वो करोड़ों का शीश महल बनाने के बाद आज मकान के लिए लड़ रहे हैं। जनता ने आपको नकारा हुआ है, वो आज मकान के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की मासूम जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए लगातार बोलना सिर्फ आप ऑडियो डाउन करिए ना, जब नहीं मान रहा एक मेहमान, मैं बार-बार बोल रहा हूं कि रुकिए। पीसीआर ऑडियो डाउन करिए ना। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा जिसने एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की जातियों में बांटने की कोशिश करती रहती है, जबकि मुसलमानों की जातियों के बारे में चुप्पी साध लेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले यह सुनिए। इसके एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। अब यह भी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा आखिरकार क्यों उठाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले से ही राहुल गांधी जोर शोर से देश में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को उठा रहे थे। वो देश भर में घूम घूम कर नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार
सब मिस इंडिया तक की जाति पूछ रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम वोट को एकजुट रखना चाहती है और दूसरी तरफ हिंदुओं को जाति में बांटकर उसे लड़वाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है, यानी 20 हमारा और 80 में बंटवारा। सवाल है कि क्या मुसलमानों में वाकई जातियां होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या उन जातियों में बराबरी है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की जातिगत जनगणना की बात तो करती है, लेकिन कभी मुस्लिमों की जाति के बारे में कुछ नहीं बोलती। दरअसल भारतीय मुसलमान 3 जाति समूह में बटा हुआ है। इनके नाम हैं अशराफ, अजलाफ और अरजाल। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं। अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसे उच्च जातियां शामिल होती हैं। अजलाफ में के बीच की जातियां शामिल होती हैं, उनकी संख्या बड़ी है। इसमें अंसारी, मंसूरी, कुरैशी शामिल हैं। तीसरे वर्ग यानी अरजाल में हवारी, रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। इन्हें मुसलमानों की सबसे निचली जातियों में गिना जाता है। अजलाफ और अरजाल में आने वाली जातियों को ही पसमंदा मुसलमान कहा जाता है। इसकी संख्या बड़ी है। पसमंदा मूल रूप से एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ है वो लोग जो पीछे छूट गए, यानी समाज के दबाए और सताए गए लोग। इसके अलावा मुसलमान धर्म मानने वालों के 2 तबके माने जाते हैं, पहला सुन्नी और दूसरा है शिया। लेकिन इस्लाम के जानकार मानते हैं कि मुसलमान समाज में 72 फिरके हैं, जिसमें बोहरा, अहमदिया, मुसलमान भी शामिल हैं। अब इनसे जुड़े तथ्य भी सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2012 में एक फतवे के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इंकार कर दिया। इसके अलावा सुन्नी और शिया मुसलमानों के हिंसक इतिहास पर तो पूरी दुनिया गवाह है। लेकिन क्या पहले आपने मुसलमानों की जातियों के बारे में कभी सुना था? आपका जवाब होगा नहीं, आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आपको ना पढ़ाया गया, ना इसके बारे में बताया गया। ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना स्टालिन बोलते हैं, ना उद्धव ठाकरे बोलते हैं। कोई बोलता ही नहीं है। सब हिंदुओं की ही जाति पूछते हैं। ये विडंबना है और ये हिंदुस्तान है जी, यहाँ सब जायज है।